जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज हो गया फ्रेंड्स 26 जून। ध्यान दीजिएगा आज कौन सी डेट है। आज है 26 जून। और 26 जून के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन चलते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ। तो फ्रेंड 26 जून को हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया गया? तो 1989, ध्यान दीजिएगा 1989 में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया गया है। और तब से लेकर हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़ की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर। और अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 से 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए क्लास 11th में, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करिए, अपनी राय हमें अवश्य बताया करिए। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली अपनी सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करेंगे। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड प्रीवियस क्लास में हमने बजट के बारे में जाना था कि बजट क्या होता है, पारिवारिक बजट का आयोजन बनाने के क्या लाभ है। यानी कि जो हम पारिवारिक बजट बनाना थे, पारिवारिक बजट की प्लानिंग करते हैं अर्थात पारिवारिक बजट बनाते हैं, उसके लाभ क्या हैं। फिर बजट के चरण हमने देखे थे कि कितने चरण होते हैं। 5 प्रकार के चरण होते हैं बजट के, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में किया था। फिर हमने किया था धन प्रबंधन में नियंत्रण और जांच के प्रकार देखे थे, जिसमें मानसिक एवं यांत्रिकीय जांच क्या होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ अभिलेख एवं खाते एवं बचत के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। इतने सारे टॉपिक्स हमने जो प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए थे। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको ये क्लास वहाँ पे मिल जाएगी। और आप जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है आपके, चाहे वो बजट हो या फिर अब बचत हो या फिर अभिलेख एवं खाते, धन प्रबंधन हो, कुछ भी हो, आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखते हैं निवेश। तो अपनी मासिक आय से, यानी कि जो मंथली हमारी पेमेंट आती है, अपनी मासिक आय से धन का एक अंश निकाल कर आगे के उत्पादन के लिए उस धन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी ना कि हमारी जितनी भी मंथली हमारी सैलरी होती है, सपोज हमारी 50,000 सैलरी है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि 40,000 का जो है हम स्पेंड करें एंड जो हमारा 10% है, यानी कि जो हमारा 10,000 उसको हम इन्वेस्ट करें अर्थात निवेश करें। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि निवेश क्या होता है, निवेश करना क्यों आवश्यक होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? निवेश। जो हम अपना 50%, मान लो हमारा कोई 50,000 पेमेंट है, उसमें से हमने 40,000 स्पेंड कर दिया और 10% हमने इन्वेस्ट कर लिया, यानी कि 10,000 हमने बचा लिया। वही हमारा क्या हो गया? इसी को हम निवेश कहते हैं। आई होप निवेश आपको समझ में आ गया होगा। निवेश 2 प्रकार की परिसंपत्तियों अर्थात एसेट्स के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? एसेट्स के रूप में किया जाता है। नंबर 1 है भौतिक परिसंपत्तियां अर्थात फिजिकल एसेट्स। दूसरा है वित्तीय
परिसंपत्तियां अर्थात फाइनेंशियल असेट्स। तो देख लेते हैं ये दोनों परिसंपत्तियों के बारे में। तो पहला है भौतिक परिसंपत्तियां। इसमें घर, सोना, चांदी तथा भूमि खरीदने के लिए बचत का प्रयोग करना शामिल है। यह निवेश आर्थिक दृष्टि से उत्पादक नहीं होता तथा इसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण नहीं हो पाता, लेकिन भविष्य में दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है। दूसरा है वित्तीय परिसंपत्तियां अर्थात फाइनेंशियल असिस्ट। वित्तीय परिसंपत्तियां परिवार को वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करती हैं और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक भी होती हैं। उदाहरण के लिए सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी आदि ये हमारी क्या फाइनेंशियल असिस्ट जो है इनके उदाहरण हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि निवेश दो प्रकार का होता है, भौतिक परिसंपत्तियां अर्थात फिजिकल असेस्ट, दूसरा है वित्तीय परिसंपत्तियां अर्थात फाइनेंशियल असेस्ट। अब देखते हैं विवेकपूर्ण निवेशों में अंतर्निहित सिद्धांत क्या है। परिवार जीवन भर बचत करते हैं। परिवार को अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निवेश बुद्धिमत्ता पूर्वक हो और यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि धन पूरी तरह सुरक्षित है तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवार के लिए उपलब्ध भी रहेगा। यानी कि जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा पूरी तरह सुरक्षित है और जब हमें उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फैमिली इसके लिए वो उपयोगी अर्थात उपलब्ध भी रहेगा। विवेकपूर्ण निवेश के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, मूलधन राशि की सुरक्षा अर्थात सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन पर ब्याज अर्जित करने के लिए मूलधन का सुरक्षित होना आवश्यक है। धन की सुरक्षा निम्नलिखित माध्यम से की जा सकती है। कौन सी वो माध्यम है धन को सुरक्षित रखने के लिए? पहला, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरा है विभिन्न कंपनियों में शेयर एवं बंद पत्रों में धन का निवेश करके। तीसरा है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करके। चौथा, प्रतिभूतियों के मुद्दों की बाजार प्रवृत्तियों का अध्ययन करके। पांचवा है व्यवसाय चक्र के मौजूदा चरण को समझना। छठा, क्रय की गई प्रतिभूतियों की किस्म में अंतर आना, जैसे कृषि भूमि, भू संपदा, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बंद पत्र, सावधि जमा आदि। प्रतिलाभ की तर्क संगत दर ध्यान देते हैं। कौन सा प्रतिलाभ की तर्क संगत दर? ध्यान दीजिएगा, निवेश का हमने जो पहला सिद्धांत देखा, क्या देखा? मूलधन राशि की सुरक्षा। दूसरा हम देख रहे हैं प्रतिलाभ की तर्क संगत दर अर्थात रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। सामान्य तौर पर किसी निवेश पर रिटर्न की दर जितनी अधिक होगी उतना बड़ा जोखिम भी होगा, अर्थात मूलधन की सुरक्षा और उससे मिलने वाले लाभ की दर में विपरीत संबंध होता है। अधिकतर लोगों के लिए उच्च एवं अस्थिर आय की अपेक्षा नियमित आय अधिक महत्व रखती है। निवेश द्वारा नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी में निवेश करना एक बेहतर विकल्प है। इसीलिए पैसे को निवेश करने से पहले विभिन्न योजनाओं और विकल्पों के तहत ब्याज दर और जोखिम की तुलना करना आवश्यक है। तीसरा जो है निवेश का हमारा सिद्धांत तरलता अर्थात लिक्विडिटी। जो हमारा निवेश का सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तीसरा है हमारा तरलता अर्थात लिक्विडिटी। तरलता वह क्षमता है जिससे प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटी को इसकी बाजार कीमत को प्रभावित किए बिना कैश में बदला जा सके। दूसरे शब्दों में बिना मूल्य को प्रभावित किए प्रतिभूतियों को नकद यानी कि जो सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी को नकद में परिवर्तन होने की योग्यता तरलता कहलाती है। सामान्यतया अधिक तरलता कम रिटर्न देती है, इसीलिए आय और तरलता में संतुलन आवश्यक है। चौथा जो हमारा सिद्धांत है निवेशक का क्या है? वैश्विक स्थितियों के प्रभाव की मान्यता अर्थात रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान दीजिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड कंडीशंस। तो कारोबार प्रवृत्ति में परिवर्तन, अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा, इसके प्रदान करने की सुगमता तथा इसे प्रदान करने के लिए चुने गए तरीकों दोनों को प्रभावित करेगा। दीर्घकालीन कारोबार प्रवृत्तियों पर विचार करके परिवार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अपनी बचत के प्रभाव को स्वीकार करना चाहिए। पांचवा है आसान पहुंच और सुविधा, इजी असेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। पारिवारिक जमा पूंजी को निवेश में लगाने से पहले उसके बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। एक गलत निवेश के चयन से हानि हो सकती है, यानी कि जब भी आप कहीं पे सेविंग कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल करके ही कहीं पे सेविंग करें, नहीं तो आपको
उसका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वह सुरक्षा प्रबंधन में नहीं समस्या का पता पहले से नहीं लगा पाते। छठा जो हमारा निवेश का सिद्धांत क्या कहता है, आवश्यक वस्तुओं पर निवेश अर्थात इन्वेस्टिंग इन नीडेड कॉमोडिटीज। किस पे, इन्वेस्टिंग इन नीडेड कॉमोडिटीज। तो आवश्यक वस्तुओं पर निवेश किस तरीके, जिस तारीख को निवेश परिपक्व अर्थात यानी कि मैच्योर हो जाए वह तारीख उस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जैसे आपने कोई SIP कराई है, सपोज आपकी SIP 15 साल की और 15 साल को जो है आपकी SIP परिपक्व अर्थात मैच्योर हो गई है, तो वह तारीख उस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे ज्ञात भावी जरूरतों के लिए निधियाँ उपलब्ध रखने की योजना बनाई जाती है। इसीलिए धन का निवेश लंबी अवधि की प्रतिभूतियों को खरीदने में करना चाहिए, जिससे वह सुविचारित आवश्यकता अथवा आवश्यकताओं के समय परिपक्व हो सके, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु। सातवां है कर कुशलता। जो हमारा सातवां निवेश का सिद्धांत है वो क्या है, कर कुशलता अर्थात जो टैक्स इफिशियंसी। उन योजनाओं में निवेश करना महत्वपूर्ण होता है जिसमें कर में बचत होती है। करों की बचत के लिए आयकर अधिनियम में अनेक प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी, कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, बीमा पॉलिसी, कर्मचारी भविष्य निधि, PPF आदि में निवेश करने से कर में क्या होती है, छूट मिलती है। यानी कि अगर इन सभी ये जो हमारी ये सारी संस्था हैं, PPF हो गया, हमारा बीमा पॉलिसी हो गया, अगर इन सभी में अगर आप निवेश करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा, टैक्स इफिशियंसी यानी कि कर में आपको जो टैक्स आप देते हैं उसमें आपको काफ़ी छूट मिलती है। आठवां सिद्धांत कहता है निवेश का, वो क्या है, निवेश उपरांत सेवा अर्थात आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विस। निवेश का प्रबंध करते समय ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर सर्विस एक अति महत्वपूर्ण निर्णायक कारक है। अच्छी ग्राहक सेवा में निम्न शामिल हैं, यानी कि अच्छी ग्राहक सेवा में क्या क्या शामिल है आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रतिभूतियों का आसान नकदीकरण। प्रतिभूतियों का मतलब जो हम किसके बारे में यानी कि हमारा सिक्योरिटी, तो प्रतिभूतियों का आसान नकदीकरण। दूसरा है एक अच्छा संचार नेटवर्क। तीसरा है ब्याज या लाभांश का समय पर प्रेषण। चौथा निवेश पूरा होने के बाद देय राशि का समय पर वितरण। और पांचवा ग्राहकों को नीतियाँ, ब्याज दर आदि में परिवर्तन के बारे में सूचित करना। तो ये सारे क्या शामिल है, अच्छी ग्राहक सेवा में शामिल है ये सारे ही पॉइंट्स, यानी कि इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी ग्राहक सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। चौथा जो हमारा निवेश का सिद्धांत क्या कहता है, समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। इसमें धन को एक निश्चित अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि निवेश करने से पहले इस अवधि का ध्यान रखा जाए। निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी रिटर्न उतना ही अधिक होगा। उदाहरण स्वरूप अधिकतर सावधि योजनाओं में अल्पावधि जमा की अपेक्षा दीर्घकालीन जमाओं पर ब्याज की दर उच्च होती है। 10वां जो हमारा निवेश का सिद्धांत क्या कहता है, क्षमता अर्थात हमारी कैपेसिटी। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप ही निवेश करना चाहिए ताकि कठिनाइयों से बचा जा सके। निवेशकों के लिए भविष्य की जरूरतों और सुरक्षा के साथ वर्तमान जरूरतों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यानी कि जैसे आपने कोई SIP की और आपकी कैपेसिटी अगर एक महीने में आप 1,000 रुपये ही अपनी SIP में निवेश कर सकते हैं, तो 1,000 ही उस पर निवेश करिए। ये नहीं कि आपकी जो है आपकी कैपेसिटी 1,000 की है और आप उसमें प्रति महीने जो है क्या 5,000 का निवेश अपनी SIP में कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही जिस भी योजना में आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये देखिए बचत एवं निवेश के अवसर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बचत एवं निवेश के अवसर निम्नलिखित है। पहला, बचत एवं निवेश के विकल्प की सूचना करना, यानी कि कहाँ पे आपको कैसे बचत करना है और उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना। दूसरा, पेंशन योजना। तीसरा, लोक भविष्य निधि। चौथा है बैंक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, बंद पत्र, भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा, स्वर्ण जमीन घर, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शेयर और ऋण पत्र, म्यूचुअल निधि, चिट फंड, इन सभी में आप बचत एवं निवेश कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने जान लिया निवेश के बारे में और निवेश के सिद्धांत क्या कहते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके सिद्धांत क्या कहते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, साख अर्थात क्रेडिट है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए साख होता क्या है। साख फ्रेंड जिसे बोलते हैं ना, कोई एक आप
उपलब्धि, ठीक है ना, कोई आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट। तो ध्यान दीजिए, पढ़िएगा, पता लग जाएगा आपको। साख क्रेडिट का अर्थ वर्तमान में धन, माल या सेवाएं प्राप्त करना और भविष्य में उसके लिए भुगतान करना। वास्तव में यह एक स्थगित भुगतान अर्थात पोस्ट पेड की प्रक्रिया है। इसका एक प्रमुख विशेषाधिकार यह है कि इसके लिए कभी कभी उच्च दर पर भी भुगतान करना पड़ता है। किसी निश्चित समय पर क्रेडिट का प्रयोग क्रय शक्ति में वृद्धि करता है तथा इस प्रकार उपलब्ध नकदी की अपेक्षा अधिक माल और सेवाओं के प्रावधान को संभव बनाता है। परिवारों को क्रेडिट के स्वभाव एवं प्रचलन को समझना चाहिए, क्योंकि उधार ली गई राशि का भुगतान अंततः उन्हें ही करना पड़ता है। तो साख का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट आप सभी समझते हैं। साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप कह सकते हो कि जैसे किसी से कोई चीज़ उधार लेना, क्रेडिट करना, इसी को हम साख कहते हैं। तो हमें साख की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए क्रेडिट यानी कि साख का उपयोग करता है। साख मतलब किसी से उधार लेना है, बोरो करना, जिसको हम बोलते हैं। आप एक वर्ड में कह सकते हो, बोरो करना समझते हैं ना, उधार लेना, उसी को साख कहते हैं। तो बोलते हैं कि साख की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? तो परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए क्रेडिट तथा साख का उपयोग करते हैं। यदि वस्तु खरीदते समय उसकी कीमत अधिक होती है तथा बचत ना हो सके तो परिवार द्वारा वस्तु तत्काल देने के लिए ऋण का प्रयोग किया जाता है। ऋण लेने के अन्य कारण आपात संकट, शादी विवाह या निधन के दौरान धार्मिक रस्मों रिवाजों का निष्पादन करना है। एक आत्मनिर्भर परिवार द्वारा संकट काल में हमेशा साख का प्रयोग किया जाता है। साख का प्रयोग, साख मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्या है, साख का प्रयोग मतलब बोरो मतलब जैसे कि आपको किसी से पैसा लेना है और आपके पास पैसा नहीं, किसी से बोरो करना है पैसा आपको, तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ गोल्ड है, मतलब जो भी आपके पास आपकी वैल्यूएबल चीज़ है, उसको आप क्या करोगे? उसके पास ले जाके गिरवी रख दोगे, समझे ना आप? साख का मतलब बोरो अर्थात आप कह सकते हो कि कोई अपनी रिस्पेक्टेड चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो आपको बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और उसको रखने से आपको मनी मिले, यानी कि आपने उसको गिरवी, तो आप सभी समझते होंगे गिरवी किसको कहते हैं। तो गिरवी रखना कोई चीज़। साख या क्रेडिट के फोर्स तो चरित्र से आशय ऋणदाता की सहमति के अनुसार ऋण का भुगतान करना है, चाहे उधार चुकाने में उसे असुविधा ही क्यों ना हो तथा भुगतान करने वाली राशि अधिक हो। दूसरा है क्षमता अर्थात कैपेसिटी। क्षमता का आशय उन दायित्वों को पूरा करने से जिसके निर्वहन का समय आ गया हो। ऋण अदायगी की यानी कि ऋण देने की क्षमता आय पर निर्भर करती है। ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता का निर्धारण परिवार को प्राप्त होने वाली राशि और खर्च की गई राशि के बीच अंतर से होता है। तीसरा है पूंजी अर्थात कैपिटल। पूंजी का आशय निविल संपत्ति न्यू वर्थ से है। परिवार की पूंजी का निर्धारण जो अपना है तथा जो देनदारी है, इनके बीच के अंतर द्वारा किया जाता है। इस पूंजी का अस्तित्व उधार देने वाले के लिए सुरक्षा की गुंजाइश प्रदान करता है, क्योंकि यदि परिवार की आय ऋण चुकाने के लिए अपर्याप्त है तब वह निवेश की गई पूंजी ले सकता है। चौथा है संपार्श्विक यानी कि कोलैटरल। ये किसी दिए गए ऋण की सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई पूंजी है। यदि ऋण प्राप्तकर्ता सहमति के अनुसार ऋण देने में विफल रहता है तो ऋणदाता गिरवी रखी गई संपार्श्विक पूंजी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि में स्वयं अपने ऋण की प्रतिपूर्ति कर सकता है। तो संपार्श्विक आपको समझ में आ गया, कोलेटरल अर्थात किसी चीज़ को गिरवी रखना। हम अभी क्या पढ़े थे? साख के बारे में पढ़े। साख आपको बताया मैंने। साख क्या होता है? कोई चीज़ बोरो करना अर्थात क्रेडिट करना, उधार लेना, उसको साख कहते हैं। संपार्श्विक आप दोनों के बीच में, आपको थोड़ा सा बीच में घुमा दिया था मैंने कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए अभी मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रही हूँ कि साख का मतलब होता है कोई चीज़ क्रेडिट करना अर्थात उधार लेना, और संपार्श्विक का मतलब होता है कोलेटरल यानी कि कोई अपनी चीज़ गिरवी करना। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। साख प्रबंधन के बारे में देते हैं। साख के प्रबंधन यह निर्धारण करना आवश्यक है कि साख का उपयोग कब किया जाए तथा इसका प्रयोग कब सीमा में
अधिक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कब सीमा से अधिक हो सकता है। यदि साग की संभाव्यता एवं लागत को समझते हुए इस पर नियंत्रण रखा जाए तो यह एक उपयोगी संसाधन है। यदि साग का प्रयोग सही तरह से नहीं किया जाता तो यह परिवार के सदस्यों के लिए मुसीबत बन जाता है। साग के प्रयोग से बचना तथा न्यूनतम कीमत पर साग लेना अधिकतर परिवारों का पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तो हमने जो है देख लिया साग प्रबंधन के बारे में। आई होप साग आपको समझ में आ गया। साग क्या है? क्रेडिट करना, किसी चीज़ को बोरो करना, ध्यान दीजिएगा। और संपार्श्विक जो हम पढ़ रहे थे अर्थात कोलेट्रल, यानी कि अपनी किसी भी चीज़ को गिरवी रखना, वो क्या कहलाती है? आपकी संपार्श्विक अर्थात कोलेट्रल। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, साग और संपार्श्विक में। ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए एज अ होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन 1 कहता है वित्तीय परिसंपत्तियां परिवार को क्या प्रदान करती हैं। हमने 2 परिसंपत्तियों के बारे में पढ़ा था ना, एक हमारा वित्तीय था और एक हमारा भौतिक था। दूसरा क्वेश्चन कहता है निवेश का चयन करते समय महत्वपूर्ण निर्णायक कारक कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन निश्चित समय पर किसका प्रयोग क्रय शक्ति में वृद्धि करता है। क्वेश्चन 4 ऋण अदायगी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, यानी कि जिसने बोरो किया है ऋण देने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। आई होप अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपना इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 लाइनर डेफिनेशन है फ्रेंड्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस इसी चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।